अस्सलाम वालेकुम। चलिए वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लास्ट क्लास में हमने लीड किया था। गालबन एनएफएल और डीएफए की 2 एग्जाम्पल करी थी और वहीं से फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं ताकि सिलसिला जो है वहीं से शुरू करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें कुछ एग्जाम्पल के बाद रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करना है क्योंकि हमारा नया टॉपिक है। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल की थी, वो एग्जाम्पल के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। गालबन मैंने ये भी करवा दिया था आपको। आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं कि देखिए जब भी आप कोई चीज कर रहे होते हैं, मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि आप जो भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं उसके कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स अपने पास लिख लीजिए फॉर द सेफ साइड। अगर आपके पास स्ट्रिंग लिखे हुए होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही से प्रॉब्लम को। अगर आपके पास स्ट्रिंग लिखे हुए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ये लैंग्वेज है, सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज ए। अब सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज ए का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके स्ट्रिंग आपसे पूछूं
तो सबसे पहला टारगेट मेरा ये होना चाहिए ऑटोमेटा में लैंग्वेज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि जो मेरे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है क्या वो मुझे पता है। अगर वो मुझे सब पता होगी तो ही मैं आगे बात कर सकता हूँ। तो सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज इट। क्या मतलब वो सर बेसिकली ये बात कर रहा है कि सेकंड लास्ट सिंबल की, ये किसकी बात कर रहा है, सेकंड लास्ट सिंबल की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि सेकंड लास्ट सिंबल क्या होना चाहिए, आपका ए होना चाहिए। अब अगर मैं इसके कुछ स्ट्रिंग लिखूं तो वो क्या होंगे, ये देखिए। क्लियर? इट्स नॉट अबाउट कि लास्ट वाला कुछ भी हो, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, लेकिन सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड लास्ट सिंबल? कि सेकंड लास्ट सिंबल क्या होना चाहिए, हमारा ए होना चाहिए। हमारा सेकंड लास्ट सिंबल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब थोड़ा सा ना इसको कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमने डीएफए बनाना सीखा। डीएफए हमारा जो फाइनल टारगेट है ना, वो डीएफए ही होता है। लेकिन एनएफए जो है वो एक रिलैक्स इन्वायरमेंट दे रहा है हमें। वो कहता है आप मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं, यू कैन नल ट्रांजिशन एज वेल। मतलब आप मल्टीपल ट्रांजिशन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी ट्रांजिशन को इग्नोर भी कर सकते हैं। उसने आपको ना रिलैक्स कर दिया, और जब उसने आपको रिलैक्स कर दिया है तो कोई एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी जो है ना वो इससे सॉल्व हो सकती है आसानी से। देखिए जिस क्वेश्चन का डीएफए बन सकता है उसका एनएफए भी बन सकता है, और जिसका एनएफए बन सकता है उसका डीएफए भी बन सकता है। तो अगर मैं एनएफए बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डीएफए भी बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, मुझे टाइम लगेगा सोचने में। एनएफए में क्या है, एनएफए में बड़ी सिंपल लॉजिक। एनएफए में क्या है, आप मल्टीपल ट्रांजिशन अलाउ है, तो इन मल्टीपल ट्रांजिशन की वजह से आप बड़े सुकून से ना क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी डिजाइन कर सकते हैं। डीएफए में आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आपने कहा सर सेकंड लास्ट सिंबल कह रहे हैं ना ये, तो ये ले, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब देखें जब मैं डिजाइन करूंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है। अगर सपोज कर लीजिए सेकंड लास्ट सिंबल है, मतलब ये फाइनल स्टेट है, तो ये लास्ट सिंबल होगा फाइनल स्टेट पे जाने का, ऐसा ही है। तो ये कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब अगर हम इसका कंटिन्यूटी में बात करें तो सर स्टार्ट में कुछ भी आए, स्टार्ट में कुछ भी आए, सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और फिर लास्ट कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? हमने कितनी आराम से एनएफए बना लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट क्या है, एनीथिंग, ए या बी। सेकंड लास्ट क्या है, ए, और स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल जो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जो लॉजिक हमने डेवलप की, वो हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। अगर ये डीएफए होता तो हम ए पे मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं कर सकते थे, हम फंसे रहते। लेकिन यहाँ क्या है, हमें अलाउ है कि ए की हमारी किसी चीज की मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक से हमने इस एनएफए को डिजाइन कर लिया। समझ में आया, लॉजिक समझ में आई कि सर लास्ट वाला कुछ भी होना चाहिए, सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब हमें अगर हम चूंकि एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का क्वेश्चन कर रहे थे, तो एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? हम क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल बना के उसको फिर डीएफए में कन्वर्ट करके देखते हैं। ताकि हमारी प्रैक्टिस भी जाए एनएफए टू डीएफए की, एंड इसके अलावा हम वेरीफाई भी कर लें कि भाई जो एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट हो रहा है वो वही काम कर रहा है जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए और ए बी। इफ यू रिमेंबर व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एनएफए इनटू डीएफए, तो आप सिर्फ क्या करते हैं, आप सिर्फ इनिशियल स्टेट उतारते हैं और अल्फाबेट को कॉपी करते हैं, ऐसा ही है ना। आप इनिशियल स्टेट उतारते हैं और अल्फाबेट को कॉपी करते हैं, ऐसे ही काम करते थे आप। तो आपने इनिशियल स्टेट उतार लिया और आपने अल्फाबेट्स को कॉपी कर दिया। अब आपने क्या करना है, एक एक करके जो आपके पास स्टेट बनती जाएंगे उनको आप कंप्लीट करेंगे।
तो सबसे पहले आपने देखा कैपिटल ए पे खड़े हुए, स्मॉल ए पे क्या ट्रांजिशन हो रही है जी? कैपिटल ए पे खड़े हुए, स्मॉल ए पे क्या ट्रांजिशन हो रही है? ए बी, याद है ना सबको ये बात? अब आ जाए, कैपिटल ए पे खड़े हुए, स्मॉल बी पे क्या ट्रांजिशन हो रही है? तो सिंपल है। अब ये बात भी आपको पिछली क्लास में बताई थी कि आपके डीएफए की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें हर स्टेट कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब क्या है? हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। अब आप बना रहे हैं डीएफए, तो डीएफए में लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कितनी स्टेट बन चुकी है अब तक? दो, एक ए और एक ए बी, ऐसे ही है ना? एक ए और एक ए बी बन चुकी है। ए की आपने दोनों ट्रांजिशन लिख दी है, लेकिन ए बी की नहीं लिखी, तो आपने यहाँ पर ए बी को उतार लिया। रिकॉल कर रहा हूं दोबारा, ए बी को क्यों उतारा? क्योंकि ए बी नाम की स्टेट है, वहां से बी और सी को मैंने कॉपी नहीं किया, यहाँ पर मैंने ए बी को कॉपी किया, क्योंकि मेरे डीएफए में सी और बी नाम की कोई स्टेट नहीं है। मेरे डीएफए में भी मौजूद है ए बी नाम की स्टेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बताएं, ए बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन पे क्या हो रहा है? ए बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? तो आपको यूनियन लेना पड़ता है, तो ए बी का यूनियन ले लें। तो यूनियन लेके क्या आएगा? ए और बी का यूनियन ले लें। ए बी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन क्या बन रहा है? ए बी सी। और ए बी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन पे क्या हो रहा है? ए बी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? बेटा ए और बी का यूनियन लेंगे इधर आप, ए सी। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अब आ जाए, आपके ऑटोमेटा के अंदर आप तमाम स्टेट्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो देखें आपने ए को कंप्लीट कर लिया, ए बी को, लेकिन दो स्टेट और आ गई हैं, तो यू नीड टू कन्वर्ट, यू नीड टू कंप्लीट एज वेल। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी, यहाँ से देखते हैं, और यहाँ लिखेंगे ए सी, कि भाई अभी मजीद हमें दो स्टेट्स कंप्लीट करनी है। अब बताएं, ए बी सी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन पे क्या हो रहा है? ए बी सी एंड ए बी सी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन पे क्या हो रहा है? ए सी। अब देखें, इन दोनों में जो स्टेट आई है वो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मुझे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास एक स्टेट रहती है ए सी। ए सी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? ए बी। एंड ए सी पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? ओनली ए। सही है भाई? तो ये आपकी स्टेट बन गई। अब मजीद देख लें कोई स्टेट ऐसी जो यहाँ लिखी हुई हो और वो यहाँ ना लिखी हुई हो। ए हो चुकी है, ए बी हो चुकी है, ए सी हो चुकी है, ए बी सी हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर फाइनल स्टेट कौन सी होगी। तो एनएफए में जो फाइनल स्टेट थी वो थी सी। इसमें फाइनल स्टेट वो होगी जिसमें सी आ रहा होगा। इसमें फाइनल स्टेट वो स्टेट होगी जिसमें सी आ रहा होगा। इज इट क्लियर? तो ये एक फाइनल स्टेट है आपकी, एंड ऑल्सो दिस वन। अब हम इसको जरा डिजाइन करके देख लेते हैं कि भाई जो हमने कन्वर्ट किया है क्या वही काम कर रहा है जो ऑलरेडी क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले ऑटोमेटा को कॉपी किया, हमने कहा भाई ए स्मॉल ए पे ए बी, स्मॉल बी पे यही है, यहाँ आ गया ए बी पे स्मॉल ए बी सी, ए बी पे स्मॉल बी पे ए सी। ठीक है, ए सी बना देता हूँ मैं यहाँ पर।
अब एबीसी पे स्मॉल ए पे एबीसी है, एंड एबीसी पे स्मॉल बी पे एसी है, एसी पर स्मॉल ए पर ईबी है, एंड एसी पर स्मॉल बी पर ईबी ए है। अब अगर आप फाइनल स्टेट की बात करें तो ए सी एंड ए बी सी। तो और सी तरह देखें क्वेश्चन की लॉजिक। क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि सेकेंड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज इट। तो अगर आप सेकेंड सिंबल की बात करें राइट हैंड साइड से, तो और कीजिए कि दो फाइनल स्टेट हैं, उन दो फाइनल स्टेट तक जाने के जो रास्ते हैं उनमें सेकेंड लास्ट ट्रांजिशन को आप देखेंगे तो वो क्या होगा? ए होगा। सपोज कीजिए इस ट्रांजिशन की बात करते हैं, तो इस पे जाने का एक रास्ता ये है, एक ही रास्ता है, देखें। तो इससे पीछे जाके देखें, इससे अगर पीछे जाके देखें तो वहां ए लिखा हुआ होगा, ये देखें ए ए, ये ए है, ये देखें ए ए, ये भी ए। इज इट क्लियर? और अगर इस ए के बाद मजीद ए आता है तब भी ये ए उसको कवर कर लेगा। इज इट क्लियर? तो सेकंड लास्ट सिंबल क्या है इस स्टेट के लिए? हमेशा ए है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से इस स्टेट की बात कर लें, तो इस स्टेट से भी दो ट्रांजिशन पहले देखें तो ए लिखा हुआ होगा, ये देखें। इस स्टेट पे आने के काफी रास्ते हैं, देखें। एक रास्ता ये है, सॉरी ये रास्ता नहीं है, एक रास्ता ये है ए बी, ठीक है ना, यहाँ ये लिखा हुआ है। एक रास्ता ये है वापस ए बी, तो दो ट्रांजिशन पहले देखें, ये लिखा हुआ है। एक रास्ता ये है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए। इज इट क्लियर? तो वही काम कर रहा है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन कर रहा था। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एनएफए क्या है। एनएफए एक ज्यादा रिलैक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इन द एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डीएफए। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अब इसको हम थर्ड सिंबल कर देते हैं और फिर देखते हैं कि भाई क्या होता है। अब यहाँ ना हम एक और कॉन्सेप्ट पिक करने की कोशिश करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि सर नंबर ऑफ स्टेट जितनी भी हो जाए हमें उससे परेशान नहीं होना, हमें जस्ट एनएफए को कन्वर्ट करना है। तो देखें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, इसी तरह का बनेगा। यही बनेगा ना, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड शुड बी ए। तो देखें लास्ट सिंबल कुछ भी हो सकता है, सेकंड लास्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड सिंबल जो है वो क्या है? लास्ट से ए। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया सबके? एक दफा जब आप एनएफए डिजाइन कर देते हैं और उसका ट्रांजिशन टेबल कॉपी कर लेते हैं तो आपको फिर उस एनएफए की जरूरत नहीं होती। तो मुझे बताइए समझ में आ गया सबके? तो हम इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको रब कर रहे हैं और क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और हम इसका ट्रांजिशन टेबल कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने ए उतारा, इनफैक्ट मैं जरा इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। और मैं जरा कन्वर्ट वहां करूंगा ताकि मैं डायग्राम जब बनाऊं तो यहाँ बन जाए। तो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ट्रांजिशन टेबल का स्ट्रक्चर जनरेट किया ए बी। अब हमें पता है, सॉरी हमें पता है कि सबसे पहले हम सिर्फ इनिशियल स्टेट लिखता है, हमने इनिशियल स्टेट लिख दी। अब ए पे खड़े हुए हैं, स्मॉल ए की ट्रांजिशन पे क्या हो रहा है? ए बी। अब चूंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम हर लाइन पे नहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब ए बी पे खड़े हैं तो स्मॉल ए कह रहा है एबीसी। जहां आपको कंफ्यूजन हो आप मुझे बता दीजिएगा, ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। ए बी पे खड़े में एसी आ गया, यहाँ लिख दिया एबीसी, यहाँ लिख दिया एसी। अब एबीसी पे खड़े में स्मॉल ए क्या कह रहा है? एबीसीडी।
और एबीसी पे खड़े में स्मॉल बी कह रहा है एसीडी। तो देखिए यहाँ पर एबीसीडी भी लिखना पड़ेगा और यहाँ एसीडी भी लिखना पड़ेगा, सब न्यू स्टेट। तो यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि जब स्टेट बढ़ती रहेंगी तो आपको उससे उससे आपका कोई वो नहीं है, कंसर्न, बढ़ने दें। 4 स्टेट बनती हैं, 8 बनती हैं, कन्वर्जन में 50 बन जाती हैं, आप बस कन्वर्ट करते रहें, रिपीट नहीं कीजिएगा किसी स्टेट को। एक दफा एबीसी लिख दिया इधर तो दोबारा एबीसी नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाए ए सी, तो ए और सी, तो ये बन गई ए बी डी। अब ए बी डी एक न्यू स्टेट हो गई तो उसको भी यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से ए सी पर ए डी, तो ए डी भी एक न्यू स्टेट हो गई, उसको भी यहाँ लिख दिया। ठीक है, इनको वेरीफाई भी करते हैं आप कि भाई ये जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ तक बता दीजिए। जो न्यू स्टेट डिजाइन होती रहेगी उसको मैं ट्रांजिशन टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे उसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये बात आपको भी पता है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अच्छा, इसमें फाइनल स्टेट डी थी, ठीक है। अब एबीसीडी देख ले तो एबीसीडी स्मॉल ए पे एबीसीडी पे ही है और एबीसीडी स्मॉल बी पर है एसीडी पर। ये तो स्टेट ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब एसीडी है एबीडी पर और एसीडी है एडी पर। एबीडी है एबीसी पर एंड एबीडी है एसी पर। अच्छा, एडी है एबी पर और एडी है ए पर। तो ये तमाम ट्रांजिशन जो मैंने की है कन्वर्जन में, इनको जरा वेरीफाई कर लीजिए कि इसमें से कोई एक भी आपको लग रहा हो कि गलत है या आपने समझ नहीं पाया हो तो मुझे बता दीजिए। कोई भी एक रैंडम ट्रांजिशन उठा लें और देख लें क्रॉस वेरीफाई करके कि आपको समझ में आ गई है या प्रॉब्लम है। शाबाश। ठीक है, अब मैं ये मिटा रहा हूँ और मैं अब इसको ना बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए इसमें फाइनल स्टेट थी डी, तो इसमें जहां जहां डी आ रहा है वो फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि देखिए 4 फाइनल स्टेट बन गई। अब अगर इसका आप डायरेक्ट डीएफए बना रहे होते, अब अगर आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट डीएफए बना रहे होते तो हो सकता है कि आप सोचते रह जाते कि कितनी फाइनल स्टेट होंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर 4 फाइनल स्टेट बन रही है, 4। चार फाइनल स्टेट बन रही है इसमें। इज इट क्लियर? तो सवाल ये होता है, मैं इसको डिजाइन करूंगा, डिजाइन करके हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे भाई जो हमने कन्वर्ट किया है वो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पर ए, और ए पे स्मॉल ए जा रहा है ए बी पर और ए पे स्मॉल बी जा रहा है ए पर। अब ए बी जो है वो जा रहा है ए बी सी पर और ए से स्मॉल बी जा रहा है ए सी डी पर, सॉरी ए सी पर। अब ए सी जो है वो ए बी डी और ए डी पर जा रहा है।
ठीक है, स्ट्रक्चर से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं देख देख के डिजाइन कर रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी ताकि ओवरलैपिंग ना हो। एबीसी जो है वो जा रहा है एबीसीडी पर और एसीडी पर। एबीसीडी यहाँ बनाते हैं और एसीडी यहाँ बनाते हैं। एसीडी जो है वो एबीडी पर जाएगा और एडी पर जाएगा। चलो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। एबीसी जा रहा है स्मॉल ए पर एबीसीडी पर और एबीसी जा रहा है स्मॉल बी पर एसीडी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं एबीसीडी पर। एबीसीडी स्मॉल ए पर यहीं पर ही है और एबीसीडी स्मॉल बी पर जा रहा है एसीडी। अब देखिएगा जब डिजाइन होगा ना, ये अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, अब सही है। अब जब ये डिजाइन होगा ना एंड दी एंड, तो अब देखिएगा क्वेश्चन वही हो रहा होगा जो हमने सोचा था। एसीडी की ट्रांजिशन कर रहा हूं मैं, एसीडी की। तो एसीडी जो है वो स्मॉल ए पे जा रहा है एबीडी पर और एसीडी स्मॉल बी पे जा रहा है एडी पर। इस तरीके से एबीडी जो है, एबीडी वो जा रहा है एबीसी पर और एबीसी एबीडी जा रहा है एसी पर। इसी तरीके से एडी जो है वो स्मॉल ए पे जा रहा है एबी पर और स्मॉल बी पर जा रहा है वो R1। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारी ट्रांजिशन कर दी। अब अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो फाइनल स्टेट कौन कौन सी है सर? सर फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट जहां जहां डी आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें एबीडी, अब कोई सी भी एक रैंडम फाइनल स्टेट पिक करते हैं और ये देखते हैं कि उससे दो ट्रांजिशन पहले क्या है लिखा हुआ है। तो देखें इसको पिक कर रहा हूँ, ये थोड़ी सिंपल लग रही है। देखें ए आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं आप, इस पे जाने का रास्ता है। यहाँ पर दो ए से पहले क्या लिखा हुआ है? एक रास्ता ये भी है। देखिए तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। मैं अगेन कह रहा हूँ, लास्ट और सेकंड लास्ट से आपका कंसर्न नहीं है। लास्ट में ए लिखा हुआ या बी लिखा हुआ है। देखें इधर, देखें इस रास्ते से, देखें ये देखें ए देख रहे हैं आप, ए ये रास्ता भी जा रहा है इस पर ए। इज इट क्लियर? इस तरीके से ये रास्ता भी जा रहा है। देखिए ए तो कोई सा भी रास्ता जा रहा हो इस पे, उसमें थर्ड पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी स्टेट पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि थर्ड लास्ट सिंबल शुड भी है। तो किसी भी स्टेट पे फाइनल वाली पे देखें, दो ट्रांजिशन पहले ये लिखा हुआ होगा, दो ट्रांजिशन पहले। तो ये देखें इस दो ट्रांजिशन से पहले देखें, यहाँ पर ए लिखा हुआ, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ ए। तो इस पे कोई भी ट्रांजिशन जा रही है, उस पर दो ट्रांजिशन पहले क्या लिखा हुआ है? स्मॉल ए लिखा हुआ है। इसको पिक कर लें, इस वाली को, इस वाली ट्रांजिशन को देख लें। इस पे जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। पहले इस पे देख लें, देखें ए बी, यहाँ ए लिखा हुआ है ए बी, सॉरी ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है नीचे वाला ए बी बी, तो यहाँ ए लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर किसी और रास्ते की बात करें तो ये देखें ए बी बी। आप इस पे जाने के जितने भी रास्ते हैं उन पे देखें, दो ट्रांजिशन पहले क्या लिखा हुआ होगा? ए लिखा हुआ होगा। क्लियर? ये देखें ए बी बी ए बी। तो कोई सी भी स्टेट पिक कर ले, उस पे दो रास्तों पहले क्या लिखा हुआ होगा? ए लिखा हुआ होगा। इज इट क्लियर? इसको अगर कॉपी करना चाहें तो कर लें। अगेन कह रहा हूं, स्ट्रक्चर
डिजाइन करते हुए थोड़ा साफ सुथरा करेंगे तो समझ में आएगा। अब ये देखिए, जैसे मैंने ये डिजाइन किया है ना, मैंने डिजाइन किया तो मैंने इस तरीके से डिजाइन किया कि ओवरलैपिंग ना हो। जरूरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये करते हैं, आप कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा साफ सुथरा काम करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने ट्रांजिशन टेबल बना दिया है, डायग्राम फिर भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है, कोई मतलब नहीं, लेकिन देखें इस पूरे डायग्राम के अंदर कोई भी ट्रांजिशन ओवरलैप नहीं है, तो कंफ्यूजन वहीं से आती है जब आप ओवरलैप करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप 90% 80% कोशिश करें कि ओवरलैपिंग ना हो। अब अगर मैं इसको यहाँ बना देता है, इसको यहाँ, तो शायद ओवरलैपिंग हो जाती है। अगेन कह रहा हूँ, इससे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन काम फिर वो आपको थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई सवाल है तो बता दीजिए। हाँ, सुकून से, मतलब 2-3 सेमेस्टर तक करते रहो ये काम। खुद ही कह रहे हो सुकून से करने का काम है। सही है भाई। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, और जो आप जो है इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए जो कॉपी कर रहे थे, ठीक है। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो पॉज करके यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, मेरा भी वो मतलब नहीं है अब्दुल रशीद। अच्छा, तुम्हें पता था मैं तो बहुत सीधा सा आदमी हूँ। आपने जब पहली क्लासेस में इंट्रोडक्शन देखा था तो रेगुलर लैंग्वेज का एक नाम सुना था। रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है शायद अभी तो आप ब्रेन में नहीं कर सके, लेकिन जितना भी आप काम कर रहे हैं वो सारी लैंग्वेजेस क्या है आपकी रेगुलर, वो सारी लैंग्वेजेस क्या है आपकी रेगुलर। तो इसी तरीके से ये जो आपने अभी किया है वो रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही काम किया है। और जो भी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं वो रेगुलर होती हैं। अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर तो है, अगर उसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा। अगर मैं उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा। देखें, एक रेगुलर लैंग्वेज है, उसको जनरेट करवाने के लिए हमने शायद आपको बताया था, शुरू में समझाया नहीं था, मैं अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ बताया था क्या होती है रेगुलर ग्रामर, इरेगुलर ग्रामर। इसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जो आपने पढ़ा, फाइनाइट ऑटोमेटा। पढ़ा है ना आपने अभी फाइनाइट ऑटोमेटा। जनरेट करवाने के लिए रेगुलर ग्रामर, एक्सेप्ट करवाने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी एक नई चीज आप देखेंगे कि अगर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना हो तो एक मैथमेटिकल वे में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या कहलाती है? रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या कहलाती है? रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, रेगुलर एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, अभी क्या चीज है ये थोड़ा सा आपको पढ़ के समझ में आएगा, डेफिनेटली इट्स अ न्यू टॉपिक।
तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे समझ में आएगा। जब भी कोई नया टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो वो जो रूल्स होते हैं वो अगर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह पहले हम रूल्स समझेंगे, फिर उन रूल्स को यूज करके हम किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मैथ्स की चीजें यूज हो रही होंगी। तो कुछ इसके रूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम अभी जो करेंगे वो होगा रिप्रेजेंटेशन की, किसी भी लैंग्वेज को, रेगुलर लैंग्वेज को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकें तो वो कैसे कर सकते हैं। अब एक्सेप्ट नहीं करवाना, अब रिप्रेजेंट करना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक है हमारा। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सबसे आसान टॉपिक होता है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का हमारा टॉपिक है और उसमें जो पहला रूल है वो कहलाता है, लिखते तो ऐसे हैं लेकिन ये कहलाता है यूनियन। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 या R1 यूनियन R2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर भी R1 कैन बी एनीथिंग, R1 कैन बी एनीथिंग एंड R2 कैन बी एनीथिंग। अगर फर्स्ट करें मैंने ये लिखा हुआ है A प्लस बी, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर कहीं पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है A प्लस बी, तो इसका मतलब ये है कि इससे जो जो स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं, मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, इससे जो जो स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो A या तो B। इसका मतलब होता है R1 या R2। क्या मतलब होता है? R1 या R2, A या B। अगर कहीं पर ये लिखा है इसका मतलब होगा या तो A या तो B या तो C। क्या आप इसमें से कोई एक चीज पिक कर सकते हैं? इसी तरीके से फर्स्ट करें, एक ऐसे लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, वी आर नॉट आफ्टर, तो या तो ये ब्रैकेट पिक कर सकते हैं आप या ये ब्रैकेट पिक कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है? यूनियन। यूनियन की मीनिंग क्या है? कोई एक चीज। समझ में आया? डेफिनेटली आप जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो और एक्सप्लेन हो जाएगा ये, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है यूनियन का? यूनियन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जिन चीजों के बीच में यूनियन लगा हुआ है उसका मतलब होता है कि उनमें से कोई एक चीज आप एक वक्त में पिक कर सकते हैं। तो हमें पता है हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में हमें स्ट्रिंग बनाने होते हैं, तो अगर एक लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है A प्लस बी, तो इसका मतलब है इस लैंग्वेज से या तो A बन सकता है या B बन सकता है। अगर एक लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है A प्लस बी प्लस सी, या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा। इज इट क्लियर? एक रूल है ये पहला, अभी 4-5 रूल और हैं, ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल कहलाता है हमारा कॉन्केटेनेशन। दो चीजों को आपस में कॉन्केट करना। फर्स्ट करिए लिखा हुआ है ए बी, ए के बाद बी, तो ए बी का मतलब ए बी होता है। क्या मतलब है? हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तो अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं मेरा नाम उस्मान है, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे सर इसमें अल्फाबेट की पोजीशन भी मैटर करती है। इसका मतलब यू के बाद एस आएगा, एस के बाद एम आएगा, एम के बाद ए आएगा, ए के बाद एन आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बोले सर ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये आपस में कॉन्केट हुआ है। हर अल्फाबेट की पोजीशन है, तो यू के बाद एस आएगा, एस के बाद एम आएगा, एम के बाद ए आएगा, ए के बाद एन आएगा। इसमें मतलब ये है कि ए के बाद बी आएगा। मतलब क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? लैंग्वेज में पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, अगर होती है तो। अगर क्लियर हो आपके बात की बात कि भाई लैंग्वेज में पोजीशन, तो ये मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी है। हाँ ये चीज तो है यहाँ पर कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, क्योंकि इसका मतलब भी है ए अभी, इसका मतलब भी यही है कि बी है, तो ये सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन ये दोनों सेम मीनिंग नहीं रखते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?